आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये किसी काम की नहीं है, ये कोई काम भी नहीं कर सकती, इसी जनरेशन ने नेपाल के अंदर पूरी सरकार गिरा दी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा को इतना फोर्स किया गया कि उन्होंने मजबूरन रिजाइन कर दिया और इस जनरेशन का किया गया प्रोटेस्ट इतना इंटेंस हो गया कि इन्होंने अपनी पार्लियामेंट को ही आग लगा दी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जला दिया। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ तो इतनी बुरी की गई कि उनको रोड पर निकालकर जूतों के साथ मारा गया। इन्हीं प्रोटेस्टर्स ने जब नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगाई तो उनकी बीवी घर में मौजूद थी, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गई। ऐसे में काफी ज्यादा सवालात उठे कि इतने ज्यादा गुस्से की आखिर क्या वजह है। एक तरफ तो कहा गया क्योंकि नेपाल की हुकूमत ने वहां का सोशल मीडिया बैन कर दिया था, इसी वजह से लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चलिए देखते हैं इस सब को आज की इस वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल के कैपिटल काठमांडू में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 28 साल की उम्र के थे, जिनको जेन जी भी कहा जाता है। और इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नामी एक एनजीओ ने अरेंज किया था। ये प्रोटेस्टर काठमांडू में मौजूद माइतीघर मंडाला से पार्लियामेंट की तरफ मूव कर रहे थे। शुरू में तो ये मार्च बिल्कुल पीसफुल था, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से हर जगह पुलिस को भेज दिया जाता है और पुलिस इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए रबड़ से बनी हुई बुलेट, टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है। कुछ प्रोटेस्टर्स तो पार्लियामेंट के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस कुछ ऐसा करती है जिसको देख के पूरा का पूरा मुल्क हैरान रह जाता है। अचानक से पुलिस प्रोटेस्टर्स के ऊपर ओपन फायर कर देती है, जिसकी वजह से कम 19 प्रोटेस्टर्स वहाँ पर मारे जाते हैं और 450 के करीब वहाँ पर लोग जख्मी हो जाते हैं। हैरानकुन तौर पर यहाँ पर रबड़ की बुलेट्स यूज करने की बजाय असली बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और अफसोस इन 19 मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी मरता है। पुलिस का ये कदम उन पर महंगा पड़ जाता है। लोग यहाँ पर भागने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता करके मजीद इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये देखते ही देखते छोटा सा प्रोटेस्ट एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पूरे रोड पर हर तरफ जहाँ भी नजर पड़ती थी वहाँ पर लोगों का एक समंदर मौजूद था। हुकूमत अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए दोपहर को 3 से 3:30 बजे के करीब कर्फ्यू लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आता और प्रोटेस्ट बढ़ता ही चला जाता है। काठमांडू के साथ साथ धमक, बारातपुर, बटवल और पोखरा में भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि इन प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह ये है कि नेपाल की हुकूमत ने सोशल मीडिया पे परमानेंटली बैन लगा दिया था, लेकिन हकीकत में ये सबसे छोटी वजह है। इसकी असल वजह कुछ और ही है, जैसा कि करप्शन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, हुकूमत में बैठे हुए मिनिस्टर्स की नाइंसाफी। सबसे पहले तो नवंबर 2023 में नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये मैंडेटरी किया गया था कि वो अपनी कंपनीज को प्रॉपरली नेपाल के अंदर रजिस्टर करवाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि ये सारी कंपनीज अपनी लोकल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करें, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट को ये लगता था कि ऐसा करने से फेक न्यूज और कड़वी और झूठी बातों को आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इतनी ज्यादा वार्निंग्स देने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई,
इसके अलावा किसी भी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। और ये 5 कंपनियां जो रजिस्टर हुई थी, इसमें टिकटॉक ही एक ऐसी कंपनी थी जिसका बड़ा नाम था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने भी उन कंपनियों को बैन करने की इजाजत दे दी जिन्होंने नेपाल के अंदर प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। फिर इसी साल 28 अगस्त 2025 को एक बार फिर इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को आखिरी वार्निंग दी जाती है कि अपने आप को 3 सितंबर 2025 से पहले रजिस्टर करवा लो, नहीं तो 3 सितंबर के बाद इन सब ऐप्स को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। इस लास्ट वार्निंग के बावजूद भी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल की इस वार्निंग को टोटली इग्नोर किया, जिसकी वजह से नेपाल की हुकूमत ने 26 सोशल ऐप्स को बैन कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसके साथ साथ काफी ऐसे बड़े नाम थे जिनको बैन किया गया था। इन बड़े नामों के अंदर टिकटॉक का नाम शामिल नहीं था, क्योंकि टिकटॉक ने पहले ही अपने आप को नेपाल में रजिस्टर करवा लिया था। और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि इन ऐप्स को सिर्फ और सिर्फ नेपाल की आवाम की आवाज दबाने के लिए बैन किया गया है और नेपाल की हुकूमत एक डिक्टेटर के तौर पर आवाम को कंट्रोल करना चाहती है। इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स पर चंद एक ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जो नेपाल की हुकूमत की गई करप्शन को बयान करती हैं। और इसके साथ साथ जहां पर नेपाल में एक वक्त की रोटी को तरसने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ मिनिस्टर्स के बच्चों की ऐश भरी जिंदगी एक्सपोज हो गई थी। और ये सारा काम इन्हीं सोशल ऐप्स के थ्रू ही किया जा रहा था। इन्हीं सब को देखते हुए नेपाल की यंग जनरेशन नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ नारे लगाने के लिए खड़ी हो गई। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% था, यानी कि 100 में से 20 लोग बेरोजगार। नई जॉब्स बहुत ही कम आ रही हैं और लोगों को रोजगार तलाश करने के लिए दूसरे मुमालिक का रुख करना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी और तंगी देखने के बाद जब इन यूथ ने देखा कि नेपाल के मिनिस्टर्स के बच्चे अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके साथ साथ इसको शो ऑफ भी कर रहे हैं, तो इस यूथ के अंदर एक आग भड़क उठी। ये सारा का सारा शो ऑफ सोशल मीडिया पर ही देखा गया था और पूरे नेपाल में एक ट्रेंड चल पड़ा, #NepoKids। जब नेपाल की हुकूमत ने देखा कि ये ट्रेंड बहुत वायरल हो गया है, तो उन्होंने फौरन सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। याद रहे टिकटॉक इसमें शामिल नहीं था, तो फौरन लोगों ने ये सब कुछ टिकटॉक पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। ज्यादातर इस हैशटैग और ट्रेंडिंग वीडियोस में सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती थी कि आम इंसान यानी कि आम यूथ कैसे जिंदगी गुजार रहा है और मिनिस्टर्स के बच्चे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखते ही देखते टिकटॉक पर भी #NepoKids और #NepoBaby वायरल हो गया। इसके अलावा नेपाल का यूथ वहां के पार्लियामेंट से भी कोई खास खुश नहीं था, क्योंकि बारी बारी एक ही किस्म के मिनिस्टर्स अपनी सीट को दोबारा संभाल लेते हैं। लोग इस हद तक तंग थे कि वो चाहते थे कि दोबारा से नेपाल के अंदर बादशाही सिस्टम लागू हो जाए, क्योंकि 2008 से पहले नेपाल के अंदर बादशाही सिस्टम ही मौजूद था और इनके आखिरी बादशाह का नाम था किंग ज्ञानेंद्र सिंह। और 28 मई 2008 को इस बादशाही निजाम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। इसी वजह से नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक मुल्क बन जाता है। तब से लेके अब तक 17 साल गुजर चुके हैं और इन 17 सालों में 13 मर्तबा इनकी हुकूमत बदल चुकी है। 2-4 पॉलिटिशियंस मिलके इस हुकूमत को हमेशा तब्दील करते रहे और इन्हीं पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन के भी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं। लेकिन नेपाल की हुकूमत की तरफ से बनाया हुआ एक खराब रूल के किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो आज इन सब को ले डूबा। चाहे वो पॉलिटिशियन जितनी भी गंदी पॉलिसी बनाए उसको एक्सेप्ट करना होगा। यही पॉलिसी इन करप्ट पॉलिटिशियंस को मदद देती रही। यही सब कुछ छुपाने के लिए वहां की हुकूमत ने सोशल मीडिया को बैन किया, जो कि इस प्रोटेस्ट का सिर्फ एक बहाना बना। लोगों के अंदर पहले ही आग भड़क रही थी, उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए वहां की हुकूमत को ही पलट दिया।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।